Hey everyone, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं लेकर आई हूं आपके लिए बायोलॉजी फॉर क्लास 10 और इसमें हम डील कर रहे थे एग्जाम्पलर सेक्शन से। हमारे लास्ट सेशंस और लास्ट वीडियोस जो हमने देखे उसमें हमने किया क्विक रिवीजन फॉर टर्म 2 और वो था बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। उसके बाद हमने स्टार्ट करी अपनी एग्जाम्पलर एक्सरसाइजेस और उसमें हमने देखे एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर्स एंड सम लॉन्ग आंसर्स और आज हम करने वाले हैं उन्हीं को कंटिन्यू। सो आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। द क्वेश्चन नंबर 43 सेज फ्रॉम द इंटरनेट हमें क्या यूज करना है? हमें यूज करना है इंटरनेट और हमें गैदर करनी है इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रोमोसोम नंबर ऑफ 5 एनिमल्स एंड 5 प्लांट्स, correlate the number with the size of the organism and answer the following question। हमें इंटरनेट से गैदर करने थे कुछ ऑर्गेनिजम्स के क्रोमोसोम नंबर, और कौन से ऑर्गेनिजम्स के क्रोमोसोम नंबर? प्लांट्स के भी और एनिमल्स के भी। और उसके बाद हमें करना है उनके जो नंबर्स हैं उनको और क्रोमोसोम को कंपेयर, है ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को और साइज ऑफ द एनिमल को हम करेंगे कंपेयर और उसके बाद हमें आंसर करने हैं सर्टेन क्वेश्चंस। सो वी हैव फाइंड आउट सर्टेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिलोंगिंग टू सर्टेन एनिमल्स एंड सर्टेन प्लांट्स। लेट्स चेक देम। So here we have the chromosome number of cats, which is 38. Then we have chromosome number of lion, which is again 38. And then we have the chromosome number of dog, which is 78. And then we have elephant, which has the chromosome number 58, and the kingfisher, that is a bird, which has the chromosome number 132, right? So we are having number of chromosomes. हमारे पास कुछ animals के number of chromosome है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां हमने जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कलेक्ट किए हैं, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, वो हमने हर कैटेगरी ऑफ एनिमल के लिए किया है। जैसे कि कैट, लायन इज अ बिग animal, and then we have dog which is again a smaller animal, फिर elephant which is again a big organism, और उसके बाद है kingfisher bird जो आपने देखी होगी, बहुत छोटी सी ब्लू और कुछ येलो ऑरेंज कलर की एक बर्ड होती है, that is called as kingfisher bird। उनके क्रोमोसोम नंबर को हमने देखा। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि आपको क्रोमोसोम नंबर और साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करना है। सो लेट्स चेक इट। कैट एंड डॉग हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कैट में है 38 क्रोमोसोम और उससे कहीं ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम है डॉग में। फिर अगर हम लायन को देखें, विच इज बिगर एनिमल इन कंपैरिजन टू बोथ ऑफ देम, जो कि कैट और डॉग दोनों से बड़ा ऑर्गेनिज्म है, उसमें है 38। यानी इतने बड़े ऑर्गेनिज्म में कम क्रोमोसोम है किसके कंपैरिजन में? डॉग के कंपैरिजन में। ऐसे ही अगर हम एलिफेंट को और डॉग को कंपेयर करें तो एलिफेंट एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है, हाथी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है, और फिर भी उसका क्रोमोसोम नंबर जो है वो कम है किसके कंपैरिजन में? डॉग के कंपैरिजन में, दैट इज 78। और फिर हम एक छोटी सी बर्ड जो बहुत छोटी सी है उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर देखें तो उसमें है 132 क्रोमोसोम्स। और ये जो 132 क्रोमोसोम है ये इन सबसे ज्यादा है। यानी छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, छोटा सा एक एनिमल है, छोटा सा एक ऑर्गेनिज्म है और उसमें इतने सारे क्रोमोसोम्स हैं। So we can see that the number of chromosome has nothing to do with the type of organism। ऑर्गेनिज्म छोटा है, बड़ा है, उसके साइज से इस क्रोमोसोम का कोई लेना देना हमें यहां नहीं दिखता, है ना। ऐसा नहीं है कि बड़ा एनिमल है तो ज्यादा क्रोमोसोम, छोटा एनिमल है तो कम क्रोमोसोम, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी चीज हमने इस डेटा में देखी। इसके बाद हम बात करेंगे प्लांट्स की भी, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में प्लांट्स के बारे में पूछा गया है। प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करें तो पोटैटो जो होता है उसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं? 48। सोचो इतने दिन से हम पोटैटो किसी ना किसी फॉर्म में खा रहे हैं, पोटैटो नगेट्स के फॉर्म में, चिप्स के फॉर्म में, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं उसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं। तो उसमें क्रोमोसोम्स हैं 48। और ओट्स जो भाई कई लोगों का फेवरेट होगा, उसमें है 42 क्रोमोसोम, लेसर देन दी
क्रोमोसोम नंबर इन पोटैटो, पोटैटो से कम क्रोमोसोम है ओट्स में। फिर हम अगर व्हीट की बात करें विच इज मोर इंपॉर्टेंट, इट कंटेन्स 42 क्रोमोसोम्स अगेन, तो ओट्स में और व्हीट्स में हमें लगभग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं। मैंगो जो ओट्स और पोटैटो दोनों से बड़ा है उसमें है क्रोमोसोम नंबर 40, यानी कि इन दोनों से कम। अगेन राइस की अगर हम बात करें तो राइस हमें किसी ना किसी फॉर्म में बहुत पसंद है, तो वो जो राइस है उसमें क्रोमोसोम कितने हैं ये कभी हमने सोचा नहीं, तो उसमें क्रोमोसोम थे नंबर 24। यहां पर हम फिर से देखें तो देखा जाए अगर तो पोटैटो और मैंगो ये दो ऐसे चीजें हैं, जो ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जो फ्रूट्स रहेंगे वो बड़े रहेंगे, है ना। और अगर वो बड़े हैं या रूट्स हैं जो वो बड़ी हैं, तो इसका कोई लेना देना नहीं है कि फ्रूट कैसा था, रूट कैसा था, शूट कैसा था, लीव्स कैसी थी, लेना देना इसका कुछ भी नहीं है साइज से। डिफरेंट प्लांट्स आर गोइंग टू हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यहां हमने इतनी बात देखी। नाउ विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन अगेन, क्योंकि वहां पे थे कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चन with this. Let's check it. So first question, first part of the question says, do larger organisms have more number of chromosomes or cells? लार्जर ऑर्गेनिज्म में क्या ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ये हम देख के आए हैं, लार्जर ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। Next question is, can organisms with fewer chromosome reproduce more easily than organism with more number of chromosome? तो भाई हमने जब रिप्रोडक्शन चैप्टर का किया था क्विक रिवीजन, उस दौरान हमने क्या देखा था? हमने देखे थे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि डिपेंड करते हैं किस पे? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ गैमीट्स पे, यानी कि जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन हमने ये तो कहीं नहीं पढ़ा कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं जिनके पास कम क्रोमोसोम है वो ज्यादा इजीली रिप्रोड्यूस करेंगे, और जिनके पास ज्यादा क्रोमोसोम है उनका कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन होगा। सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैज नथिंग टू डू विद द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। कितने क्रोमोसोम हैं इसका कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है इस बात से कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज, मोर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल्स ग्रेटर इज द डीएनए कंटेंट। इसको हमें करना है जस्टिफाई। वो कहते हैं जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही ज्यादा डीएनए होंगे। तो डीएनए और क्रोमोसोम का क्या रिलेशन होता है? लेट्स चेक इट। डीएनए और क्रोमोसोम, है ना, तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था, सेल जो होता है उसके पास होता है न्यूक्लियस, एंड दिस इज द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या था? याद करो, न्यूक्लियस के अंदर था क्रोमैटिन मटेरियल, एक डिफ्यूज नेटवर्क। उस क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर जब मैं उस क्रोमैटिन मटेरियल को ओपन कर देती हूं तो उसमें हमें क्या मिलता है? उसमें हमें मिलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। और इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स थे, यानी कि डीएनए और आरएनए होता है। तो डीएनए कैसे अरेंज होता है? ऐसे पार्ट्स में, राइट, इट हैज पार्ट्स, ऐसे पार्ट्स में अरेंज होता था। ये भी मैंने बताया था, छोटे छोटे सेक्शंस, एंड दीज वर कॉल्ड एज हेरिडिटरी यूनिट। इनको हमने कहा था कि भाई आप हेरिडिटरी यूनिट हो। तो सोचो, दिमाग लगाओ, अगर मेरे पास एक सेक्शन पर कितने पार्ट्स है? 1 2 3 4, आई हैव 4 पार्ट्स, ठीक है। 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, यानी मुझे एक क्रोमोसोम में कितने मिले? 16, है ना। अब अगर क्रोमोसोम नंबर बढ़ा दूं तो ऑब्वियसली ये जो पार्ट्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे। सो दैट इज द जस्टिफिकेशन, मोर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ग्रेटर इज द डीएनए कंटेंट। जितने ज्यादा क्रोमोसोम होंगे उसके ऊपर उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ सेक्शंस देखने को मिलेंगे, एंड दिस इज द कोरिलेशन, दैट्स इट। लेट्स चेक द आंसर। The first one, again, see the first part of the question. Do larger organisms have more number of chromosomes or cells? हमने कहा था नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। No, there is no correlation between size of the organism and its chromosome number. Even smaller organism may have more chromosomes than larger one. वहां पे वो किंगफिशर बर्ड में सबसे ज्यादा number of chromosomes थे. That is what is written over here. Moving on again to the question. To see the second part,
Can organisms with fewer chromosomes reproduce more easily than the organisms with more number of chromosomes? जिनके पास कम number of chromosomes है, क्या वो ज्यादा easily reproduce कर सकते हैं? Let's check the answer. No. प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रोमोसोम नंबर. जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे, एंड डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी, वाटर सोर्स एंड सूटेबल मेट. और किस पे डिपेंड करता है कि मेटिंग के लिए उसे उसी के जैसा ऑर्गेनिज्म मिलना चाहिए, बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए क्योंकि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, और होना चाहिए वाटर सोर्स. दीज आर द फैक्टर्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट. It has nothing to do with the number of chromosomes. Again, let's check the another question. More the number of chromosomes or cell, greater is the DNA content. हमने कहा ऐसा है, क्यों है? क्योंकि डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम के ऊपर छोटे छोटे सेक्शंस हैं. जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ज्यादा नंबर ऑफ सेक्शंस. लेट्स चेक द आंसर. यस, जीन्स आर दी स्ट्रेच ऑफ डीएनए, है ना. जीन्स जो है वो जीन्स जो हैं वो क्या है? स्ट्रेच ऑफ डीएनए. डीएनए बने हुए हैं, है ना. जीन्स आर लीनियरली अरेंज्ड ऑन अ क्रोमोसोम. जीन्स कैसे अरेंज्ड है? लीनियरली, लाइन बाय लाइन, एक लाइन में अरेंज्ड है. हेंस मोर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ डीएनए. इसीलिए ज्यादा क्रोमोसोम ज्यादा डीएनए. दैट्स इट. वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 44 says, explain how offsprings and parents of organisms reproducing sexually have the same number of chromosomes. हमें ये explain करना है कि जो organisms reproduce कर रहे हैं sexually, उनमें number of chromosomes और उनके offsprings में number of chromosomes same रहते हैं, लेकिन कैसे? इसे हमने देखा था अपने last video में भी. Do you remember? We'll check it again with the help of the diagram. See this. What happens is, जो रिप्रोडक्शन हो रहा है सेक्सुअली, उसमें ऑफस्प्रिंग्स और पेरेंट्स में क्रोमोसोम नंबर सिमिलर है. इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो डिवीजन होने वाला है वो होने वाला है मियोसिस के प्रोसेस से. कैसे? कि जो पेरेंट्स हैं उनके पास है कितने क्रोमोसोम? उनके पास है क्रोमोसोम नंबर 46. उनके पास है क्रोमोसोम 46. ओके. और इस 46 क्रोमोसोम में सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है क्या? वो होता है रेप्लिकेशन. याद है मैंने बताया था रेप्लिकेशन, जेरोक्स, रेप्लिका बनना, फोटोकॉपी हो जाती है. और जब रेप्लिका बनती है तो वो हो जाता है 46 प्लस 46 और कितना हो जाएगा? इट विल बी 92. अब पेरेंट के पास है 92 क्रोमोसोम्स. इस 92 क्रोमोसोम में होता है पहला डिवीजन. जब मियोसिस का प्रोसेस होता है उसमें 2 बार डिवीजन होता है, और पहले डिवीजन में ये जो क्रोमोसोम नंबर हैं ये 92 थे यहां, तो 92 से ये स्प्लिट हो जाते हैं कितने में? अगेन 46 और 46 में, और डिवीजन 2 में ये 46 और 46 क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाते हैं 23 और 23 में, और फिर से ये 46 भी स्प्लिट हो जाएगा 23 और 23 क्रोमोसोम में. यानी हुआ क्या? पहले ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम था एक फादर में, उस फादर के अंदर हुआ रेप्लिकेशन. नाउ ही इज गोइंग टू हैव 92 क्रोमोसोम्स, एंड दिस 92 क्रोमोसोम हाउ डिड इट फॉर्म? ये कैसे बना था? ये बना था रेप्लिका होने से. कोई डिवीजन नहीं था, ये बात याद रखनी है. रेप्लिका था, वो रेप्लिकेशन था. उसके बाद यहां हुआ डिवीजन 1, पहला डिवीजन, जिसमें 92 जो वो कॉपी बनी थी वो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के अंदर चले गए. ये वाला काम हुआ था एक ही सेल के अंदर, ठीक. और जब ये काम हो गया तो इसने 2 नए सेल बना दिए. अब ये जो 2 नए सेल हैं ये फिर से डिवाइड करेंगे, इनमें होगा डिवीजन 2, और इस डिवीजन 2 में ये अलग अलग सेल 2 और नए सेल बनाएंगे. ये अलग अलग सेल 2 और नए सेल बनाएंगे, और उनके पास थे 23, 23, 23, 23 क्रोमोसोम. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. अब क्या होगा? ये 23 क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म है वो फ्यूज करेगा ओवम के साथ.
अब फादर में भी 23 क्रोमोसोम थे और मदर में भी 23 क्रोमोसोम थे। ये दोनों जब फ्यूज होंगे वो कहलाएगा फर्टिलाइजेशन, और फ्यूज होने के बाद ये बना लेंगे फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर है 46 क्रोमोसोम। दिस इज हाउ द क्रोमोसोम नंबर इन पेरेंट एंड द क्रोमोसोम नंबर in the offspring remains same, and this was the question which was asked. Here is the clear picture क्यों हो रहे हैं same chromosomes, right? Now let's get back to the question and see, check the answer now. Sexual reproduction includes gamete formation. Sexual reproduction में बन रहे हैं gametes and through meiosis and fertilization. Meiosis और fertilization से meiosis reduces the number of chromosome to half in male and female, है ना। meiosis से क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है मेल और फीमेल में। वापस देखो कहाँ हाफ हुआ था, ये 46 था ना, ये हाफ हो गया, 46 हाफ हो गया, स्प्लिट हो गया था, यही बात हमसे बोली गई है। एंड देन दिस रिड्यूस्ड क्रोमोसोम नंबर इज देन रिस्टोर्ड टू नॉर्मल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। कैसे ये नॉर्मल कैसे हो जाता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, जब ये मिलता है एक और ओवम या फिर एक और गैमीट के साथ। And now fertilization of male and female gamete. This is how constant chromosome number is maintained in sexually reproducing organism. So that's it. This is the explanation for the answer. This is how you're going to explain it. जब हम इस आंसर को लिखेंगे तो हम सीधी सीधी कहानी नहीं लिख देंगे कि मियोसिस हुआ था तो वहां पे ये डिविजन हो गया और फिर वो हाफ हुए और फिर वो एक और ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन के बाद सेम नंबर हो गए। नहीं, आपको पूरी स्टोरी बतानी है कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म था उसके गैमीट के साथ मियोसिस हुआ, तब क्या हुआ। मियोसिस ने क्या किया, रिड्यूस किया नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू हाफ इन मेल एंड फीमेल। ऐसे आपको हर चीज स्टेप वाइज क्लियर करनी है। पहले गैमीट था, फिर फ्यूजन हुआ यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद दो जो गैमीट्स हैं वो मिल गए और वो मिल गए तो फिर वापस रेस्टोर हो गया क्रोमोसोम नंबर इन ऑफस्प्रिंग एंड द पेरेंट्स। दिस इज हाउ यू विल एक्सप्लेन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says, give two reasons for appearance of variation among progeny formed by sexual reproduction. हमें क्या बताना है कि sexually reproducing जो species है ना, उनमें वेरिएशंस यानी कि चेंजेस कैसे आते हैं। अब पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई वेरिएशन यानी ये किस चीज की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो ये किस चीज की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि भाई Aishwarya Rai is having blue eyes and her partner is having black eyes, but the daughter of Aishwarya Rai is having again black eyes, she doesn't have blue eyes. ये change कैसे आया, ये कैसे change आया, this was the variation, ये एक था change, ठीक है। ये changes कैसे आते वो हमें बताना है। तो होता क्या है, see again, अब होता क्या है कि स्पर्म आया फादर से, ओवम आया मदर से, फ्यूजन हो गया, ठीक है। फ्यूजन हुआ तो बन जाएगा जाइगोट, ठीक, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब हो ये रहा है कि जो स्पर्म है वो एक सर्टेन इंफॉर्मेशन लेके आया है और जो ओवम है वो एक सर्टेन इंफॉर्मेशन लेके आया है, सही है। और दोनों में हुआ था क्या, मियोसिस, है ना। मियोसिस मतलब कि इन्होंने 46 से बना दिए थे 23 और 23, है ना, क्रोमोसोम अभी अपन ने देखा। और ओवम में भी यही हुआ था, 46 से बन गए थे 23 और 23 क्रोमोसोम्स। तो अब हो ये रहा है, कहानी समझो, कुछ कैरेक्टर्स इसमें आ गए, कुछ कैरेक्टर्स इसमें आ गए, है ना, आधे कैरेक्टर इसमें आधे कैरेक्टर इसमें। अब ये चीज यहां पे भी हुई, कुछ कैरेक्टर्स इसमें आ गए कुछ कैरेक्टर्स इसमें आ गए, ठीक है। और ये डिसाइडेड नहीं है कि फ्यूजन में, फर्टिलाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये हमें नहीं मालूम है, ये उसकी अपनी मर्जी है, वो अपने मन मर्जी का है भाई। तो जो भी पार्टिसिपेट करेगा, अगर ये पार्टिसिपेट करेगा तो ये अपने कैरेक्टर्स ले जाएगा, पर आधे तो यही रह जाएंगे,
है ना। और अगर ये पार्टिसिपेट करेगा तो ये अपने कैरेक्टर्स ले गया, आधे यहीं रह गए, तो आधे पेरेंट्स से, कौन से, मेल से, और आधे फीमेल से आ गए, और ये दोनों मिल गए, तो कुछ अलग ही आंसर बन जाएगा, कुछ अलग ही ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। आप अगर कभी भाई एग्जाम लिखते हो तो जितने लोग लास्ट में बैठ के एग्जाम लिख रहे होंगे और उनको कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है, चीटिंग कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, ए पार्ट तू बता दे, बी पार्ट तू बता दे, तो उसने जो आंसर लिखा, इसने जो आंसर लिखा, उससे बिल्कुल अलग आंसर लिखा आपने। बस यही चीज यहां पे भी हुई है, आधा इससे आया कैरेक्टर, आधा इससे आया कैरेक्टर, ये मिल गए तो कुछ और ही बन गया, और ये हो गया वेरिएशन। लेट्स चेक द आंसर। प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ, ये कैसे हुआ, मियोसिस ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। मैंने बताया 23 वाला जो प्रोसेस है वो मियोसिस ही तो था। क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन। जब ये क्रॉसिंग ओवर होती है, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब ये है कि मैंने अभी बोला, ये लुक हियर, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, कौन सा आएगा ये इसकी मर्जी थी, बस वही है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसे हम हेरिडिटी वाले चैप्टर में पूरी तरह पढ़ने वाले हैं। बट फॉर नाउ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है कि अगर दो पार्ट बने हैं तो उसमें से कोई सा भी पार्ट आ सकता है, कोई भी पार्ट आ सकता है। ये बिल्कुल 100% इस पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई चेंजेस नहीं कर सकता, दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब आगे सेकेंड पॉइंट सेज रैंडम फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली डाइवर्स गैमीट्स एंड मेल एंड फीमेल गैमीट फर्दर एड इन जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये जो रैंडम फ्यूजन हो रहा है ना, कि कोई सा भी स्पर्म फ्यूज कर जाएगा, वो है रीजन कि ये हमें वेरिएशन दिखा रहा है, ठीक है। और ये रैंडम फ्यूजन का मतलब क्या है, रैंडम फ्यूजन का ये मतलब है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जब कॉपुलेशन होता है, तो मेल से आते हैं स्पर्म्स, फीमेल से आता है ओवम। तो मेल से जब स्पर्म आते हैं तो वो मिलियन नंबर्स में आते हैं, और फीमेल से जब ओवम आता है तो वो एक अकेला आता है। स्पर्म्स मिलियन में, ओवम एक अकेला, तो अब ये मिलियन में से कोई सा भी एक जो है वो फ्यूज कर सकता है। तो अब कौन सा फ्यूज करेगा ये हमें नहीं पता, कोई सा भी फ्यूज कर सकता है। तो बस यही पॉइंट यहां पर है, उसमें से वो जो रैंडम फ्यूजन हो रहा है ना, वो अपने कैरेक्टर कौन से लेके आए ये भैया उसी की मर्जी है, and that is why the variation is taking place. That's it. We'll move on to the next question. Question number 46 says, is the chromosome number of zygote, embryonal cell and adult of particular organism always constant? How is constancy maintained in these three stages? पूछा ये गया है कि एक है जाइगोट, दूसरा है एम्ब्रियो और तीसरा है अडल्ट। क्या इनमें क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं? लेट्स चेक इट। नाउ व्हाट इज जाइगोट, पहले तो ये पता हो, एंड व्हाट इज एम्ब्रियो, फिर ये पता होना चाहिए, और अडल्ट को तो भाई हमें मालूम ही है कौन है। तो जाइगोट क्या है, जब स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं, है ना, यानी उनमें होता है फर्टिलाइजेशन, उनमें होता है फर्टिलाइजेशन, तब क्या होता है, तब ये टू सेल स्ट्रक्चर बन जाएगा। टू सेल स्ट्रक्चर कैसे बना, एक सेल ये है, एक सेल ये है, 1 + 1 = 2। अब इसने बना लिया एक ऑर्गेनिज्म जो है टू सेल स्ट्रक्चर, दिस इज 1 सेल एंड दिस इज 1 सेल। ये है जाइगोट, ये है जाइगोट। नाउ दिस टू सेल स्ट्रक्चर, अब आप सोचो ये 2 सेल थे, है ना, इस 2 सेल से एक पूरा बेबी विल बी बॉर्न। अब वो बेबी कैसे बॉर्न हुआ, उसके पास तो नर्वस सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। भाई ये सिस्टम कहां से आ गए, ये 2 सेल से। तो ये आए भाई कंटिन्यूअस डिवीजन की वजह से। वहां पर क्या हो रहा था, नए सेल बनते जा रहे थे, बनते जा रहे थे, बनते जा रहे थे, और जब नए सेल्स बनते हैं तो ग्रुप ऑफ सेल्स, जब नए सेल्स बनते हैं तो क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल मिल करके क्या बनाते हैं, वो देखो सेल्स है, सेल्स का ग्रुप मिल गया एक साथ, उसने बना लिया टिश्यू, ठीक है, उसने बनाया टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज मिल गए एक साथ, उसने बनाया सेल फॉर्म टिश्यू, टिश्यू फॉर्म ऑर्गन,
उसने बनाया ऑर्गन। ऑर्गन जैसे हार्ट एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, लिवर एक ऑर्गन है, ठीक है। अब ये जब ऑर्गन बन गए तो बहुत सारे ऑर्गन जो एक साथ काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनाल, ये सब कुछ मिलकर के क्या बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिल गए और उनने बना लिया ऑर्गन सिस्टम। दे मेड ऑर्गन सिस्टम। और ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये लेटर ऑन बनाता है ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो ये सारा प्रोसेस किसकी मदद से हुआ, सेल डिवीजन की वजह से। अभी हम इस स्टेज पे हैं, मतलब जाइगोट पे हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत सारा सेल डिवीजन होगा, नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे, सेल्स मिल मिल के बनाएंगे टिश्यू, वो मिलकर बनाएंगे ऑर्गन। तो ये सारा जब काम हो जाएगा तो बहुत सारे सेल्स देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो बहुत सारे सेल्स हैं, ये वाली जब स्टेज आ जाती है तो क्या बन जाता है, तो बन जाता है एम्ब्रियो, ठीक है। और एम्ब्रियो के बाद फिर आखिरी में व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज बॉर्न, है ना, और वो ऑर्गेनिज्म पैदा होने के बाद भी उसमें सेल डिवीजन चलता रहता है, चलता रहता है। ये पूरी कहानी वापस से एक अडल्ट में चली जाती है। तो हमसे पूछा गया कि जाइगोट में, एम्ब्रियो में और अडल्ट में क्रोमोसोम नंबर सेम था, कांस्टेंट था या नहीं था, है ना। तो ये क्रोमोसोम नंबर का क्या हुआ भाई, स्पर्म ने दिए थे 23 क्रोमोसोम और ओवम ने दिए थे 23 क्रोमोसोम और ये मिल करके बन गए थे 46 क्रोमोसोम जो पेरेंट में भी होते हैं। और ये 46 क्रोमोसोम इसी स्टेज से प्रेजेंट है, मतलब जो गैमीट है उसमें आधे थे, लेकिन जाइगोट में 46 क्रोमोसोम, एम्ब्रियो में फिर से भाई क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होने वाला है, तो फिर से 46 क्रोमोसोम और अडल्ट में फिर से 46 क्रोमोसोम। तो ये हर स्टेज पे क्रोमोसोम का जो नंबर है वो सेम है, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। So the answer is yes, zygote, embryonic cell and adult of particular organism always have constant chromosome number. अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस पे डिपेंड करेगा आपके आंसर राइटिंग का पैटर्न। या हमने बता तो दिया कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, बट द जस्टिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। सो गेट बैक टू द जस्टिफिकेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स गैमीट फॉर्मेशन थ्रू मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस हुई, गैमीट बना और फर्टिलाइजेशन हुआ। मियोसिस क्या करता है, रिड्यूस कर देता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बिल्कुल, वहां पे 23 हो गए थे 46 से, तो वो हो गया था रिडक्शन टू हाफ इन मेल एंड फीमेल गैमीट। दिस रिड्यूस्ड क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर्ड टू नॉर्मल। देखो वो 23 मिलके 46 हो जाते थे ना, इट इज रिड्यूस्ड टू नॉर्मल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अब फिर दिस इज हाउ कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन्ड इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। और इसी तरीके से कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मेंटेन्ड रहता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, एम्ब्रियोनिक सेल एंड देन इनटू अडल्ट वन टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस। ये होता है माइटोसिस की मदद से, दैट इज इक्वेटोरियल सेल डिवीजन। माइटोसिस में क्या होता है, जब सेल डिवाइड करता है तो 46 क्रोमोसोम इसमें, इससे जब डिवीजन होके नए सेल बना तो उसमें भी 46 ही रहता है, सेम 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 चलता है। तो इक्वेशनल डिवीजन है, इक्वल 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 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। बस इसीलिए अब क्या हुआ, विच प्रोड्यूसेस द डॉटर सेल्स कैरिंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर एज दैट ऑफ पेरेंट सेल। तो क्या होता है, पेरेंट सेल और डॉटर सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बड़े होने के बाद जो सेल डिवीजन बनेगा, बड़े होने के बाद कौन सा सेल डिवीजन हो रहा है मैडम, बड़े होते हैं तो भाई छोटे बच्चे से जब अभी इस एज में पहुंचे हो तो कुछ तो डिफरेंसेस आए हैं बॉडी में, और वो डिफरेंसेस किसकी मदद से आए, सेल डिवीजन की मदद से। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। जब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आ रहे थे तो हो रहा था मियोसिस, और बड़े होने के बाद, पैदा होने के बाद जो डिवीजन चल रहा है वो है माइटोसिस, वो है इक्वेशनल डिवीजन। सो दिस इज द रीजन व्हाई द क्रोमोसोम नंबर इज सेम इन जाइगोट, इन एम्ब्रियो एंड इन अडल्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question number 47 says reproduction is linked to the stability of population of a species. Justify the statement. मतलब पूछ क्या रहे हैं कि रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो वो लिंक्ड है स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज. एक स्पीशीज के अंदर स्टेबिलिटी बनी हुई है, तो ये एक स्पीशीज के अंदर स्टेबिलिटी कैसे बनी रहेगी? सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट अ डॉग. आप बहुत सारे लोगों के घर में क्या होते हैं, डॉग्स जो है वो पेट्स होते हैं, है ना. तो अब अगर हम उनकी बात करें तो बहुत सारे डॉग्स मिलकर के बना रहे हैं एक पर्टिकुलर स्पीशीज. सही है. अब इसकी पॉपुलेशन मेंटेन्ड रहती है रिप्रोडक्शन से, तो ये कैसे हो रहा है ना. अब उसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे इनकी स्पीशीज हैम्पर हो सकती है यानी अफेक्ट हो सकती है. तो वो कौन से फैक्टर्स हैं? हो सकता है भाई वन फाइन डे अगर आपकी कॉलोनी में डॉग्स हैं या आपके 3-4 लोगों के घर में जो पेट्स हैं वो डॉग्स हैं, उनको कोई लेके चला जाए, है ना. अगर उनको कोई लेके चला जाए और कहीं ऐसी जगह छोड़ आए जहां पर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं या अलग अलग रख दिया है, तो क्या होगा? तो भाई वो डॉग अपनी एक लाइफ स्पैन के बाद मर जाएगा. और जब वो डॉग अपनी एक लाइफ स्पैन के बाद मर जाएगा, सो इट विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ न्यू डॉग्स. एक तो ये प्रॉब्लम है ना, कि एक स्टेज होता है लाइफ स्टार्ट होने से डेथ तक का, बर्थ टू डेथ, वो तो होना ही होना है. अगर उस दौरान रिप्रोडक्शन नहीं किया तो फिर न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बनेंगे. एक चीज. दूसरा चीज हो सकता है कि कोई फ्लड आ जाए, कोई सुनामी आ जाए, मतलब कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए जिसकी वजह से उस डॉग की लाइफ अफेक्ट हो गई, इसीलिए वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया. तीसरी चीज ये हो सकती है कि भाई उस कॉलोनी में रहने वाले सारे डॉग्स मेल थे और उसको कोई फीमेल डॉग नहीं मिला, और जब ऐसा होगा तो फिर भाई वो रिप्रोड्यूस कहां से करे, उसकी तो कोई गलती नहीं है. तो अब ये भी एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से स्पीशीज खत्म हो सकती है. और क्या फैक्टर्स हो सकता है? और कोई वेरिएशन हो गया, नेचर ने सिलेक्ट किया. सपोज नेचर ने सिलेक्ट किया का क्या मतलब है कि जो फूड हम अपने डॉग को खिला रहे हैं, सपोजिंगली किसी रीजन से वो फूड ही बंद हो गया, सारी चीजें जो हमारा डॉग खा सकता था वो सारी चीजें मिलना बंद हो गई किसी भी रीजन से, तो क्या होगा भाई? भूख से भी तो मर सकता है. एंड इफ दिस हैपेंस अगेन इट विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस. तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हैम्पर करते हैं जो स्टेबिलिटी है उसको, और अगर ये फैक्टर्स बीच में ना आए और रिप्रोडक्शन होता रहे तो न्यू स्पीशीज बनती रहेंगी. वरना क्या होगा? इन फैक्टर्स की वजह से जो वो ऑर्गेनिज्म है उसकी स्पीशीज खत्म हो जाएगी. दैट्स इट. This is the reason, this is the justification for this question. Let's check the answer. Each species faces many forces that reduce the number of individual constantly. हर species को कुछ ना कुछ difficulties से गुजरना पड़ता है. बिल्कुल सही बात है. अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो बहुत सारी difficulties बीच में आती हैं. नींद भी आती है, ठंड भी लगती है, भूख भी लगती है, दोस्त भी बुलाते हैं. लेकिन अगर टॉप करना है तो इन difficulties को करना पड़ेगा ओवरकम. ऐसे ही स्पीशीज में कौन सी डिफिकल्टीज आती हैं? सम ऑफ देम आर नेमली स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने की लड़ाई, कंपटीशन फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, भाई पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, तो ये एक कंपटीशन हो गया. प्रीडेशन मतलब उसके ऊपर कोई है जो आकर उसे खा जाता है, प्रीडेटर, वो वाली प्रॉब्लम. नेचुरल साइकिल ऑफ एजिंग एंड डेथ, मैंने बताया बर्थ से लेके डेथ तक का. एनी नेचुरल कैलामिटी जैसे फ्लड, सुनामी जिसकी हम बात कर रहे थे, एक्सेट्रा. ऑल दीज नेचुरल फोर्सेज रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर स्पीशीज. ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी स्पीशीज जो है वो कम हो सकती है. तो रिप्रोडक्शन उसमें क्या काम करने वाला है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन काइंड. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल अपने ही जैसा एक और इंडिविजुअल बनाता है. इट इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग हैविंग बोथ सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशन अमंग देमसेल्व्स. इसमें क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसमें कुछ सिमिलैरिटीज भी होती है, मतलब मम्मी जैसे बाल हैं, पापा जैसी आंखें हैं, तो कुछ सिमिलैरिटीज भी होती है और कुछ वेरिएशन भी होते हैं. वेरिएशन मतलब मेरी आईज मेरी मदर से मैच नहीं कर रही, मेरी आईज मेरे फादर से मैच नहीं कर रही, एक अलग ही कलर है तो वो वेरिएशन है. मेरा हेयर टाइप मैच नहीं करता पेरेंट्स
पेरेंट्स से, तो वो एक अलग ही प्रॉब्लम है ना, एक अलग सिचुएशन हो जाती है. एंड देन फ्रॉम पेरेंट्स फर्दर द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड इट्स इनहेरिटेंस टू ऑफस्प्रिंग एंश्योर्स प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन काइंड. तो ये सारी चीजें जो हैं, कौन सी चीजें? इनहेरिटेंस ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स का आना, ये बताता है that there is production of one's own kind only, मतलब एक ही जैसा ऑर्गेनिज्म बनने वाला है. Therefore reproduction not only restores the number of individuals removed from the species by above mentioned natural forces but also maintain heredity of genetic characters and introduction of variation as needed for continuity of a species. तो इन सारे फैक्टर्स से क्या होता है, ना कि स्टेबिलिटी बनी रहती है, ना कि ऐसा नहीं है कि भाई ऑर्गेनिज्म खत्म होना और जिंदा रहना ये एक प्रॉब्लम है. एक तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी और दूसरी बात ये है कि कैरेक्टर्स जो हैं वो चलते जाएंगे. वो जो वंश चलने वाली बात होती है ना, वो अच्छे कैरेक्टर्स आते जाएंगे. हमारे ऐसे हेयर्स हैं तो भाई हमारे घर में सबके ऐसे हेयर्स हैं, मुझको डिंपल पड़ते हैं, हमारे घर में सबको डिंपल पड़ते हैं. वो जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो बने रहते हैं ऑर्गेनिजम्स में, उनकी स्पीशीज के अंदर. दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 48 says, trace the path of sperm, है ना, trace the path of sperm during ejaculation and mention the gland and their functions associated with the male reproductive system. हमें बताना है कि जब ejaculation होगा, मतलब जब सीमन जो है वो कॉपुलेशन के दौरान बॉडी से बाहर आएगा, तो वो कहां से आ रहा है, कहां से चल के आ रहा है, ये हमको बताना है. ओके, लेट्स चेक व्हाट हैपेंस ओवर देयर. What happens in the male reproductive system? स्पर्म कहां से चल करके बॉडी के बाहर आएगा, वो बात बतानी है हमको. आपको याद हो, अगर हमने डायग्राम देखा था तो there was a bladder, एक यूरिनरी ब्लैडर था. उस ब्लैडर में क्या जा रहे थे, दो ट्यूब्स जा रहे थे, ऐसे और ऐसे, सही है. और यहां पर था टेस्टिस, दोनों साइड पेयर्स में होती थी. उसके बाद यहां पर था एपिडाइडमिस, दोनों साइड, जो क्या काम करती थी, टेस्टिस में से स्पर्म्स को ले जा करके देती थी इस लॉन्ग ट्यूब को, जो कि है वास डिफरेंस. और ये जो लॉन्ग ट्यूब है ये कॉमन पैसेज बनाता था, अगर आपको याद हो, राइट. इससे हमारी डायग्राम की प्रैक्टिस भी होगी. जब आप पढ़ेंगे तो आप ऐसे ही पढ़ेंगे, पूछा जाता है डायग्राम बनाने के लिए, बोला जाता है इन अ लॉन्ग नोट फॉर 5 मार्क्स, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. अब क्या होता है, इसके बाद यहां पर होते थे ग्लैंड्स, और इन ग्लैंड्स के बाद होता था पीनस, राइट. दिस वॉज द थिंग. और ये जो पैसेज है, दिस वॉज कमिंग आउट ऑफ द पीनस, इसकी एंट्री बाहर थी. तो स्पर्म कहां से चला, वो देखो, स्पर्म यहां से चला, फिर एपिडाइडमिस के पास गया, एपिडाइडमिस से वास डिफरेंस के पास गया, वास डिफरेंस से घूमता हुआ किस में आया, इस यूरेथ्रा में आया, और यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर जाएगा. तो हमें पैसेज क्या क्या दिखता है, टेस्टिस, टेस्टिस के बाद कहां गया स्पर्म, टेस्टिस के बाद गया वास डिफरेंस में. अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि मैम ये हमको एपिडाइडमिस क्यों नहीं लिख रहे हैं हम इसके पाथ में. एपिडाइडमिस इज ओनली द पार्ट व्हिच विल गिव द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द वास डिफरेंस. ये सिर्फ कनेक्शन सर्व करेगा और ये सिर्फ ट्रांसफर करेगा स्पर्म को टेस्टिस से वास डिफरेंस में. सो द नेक्स्ट थिंग आफ्टर टेस्टिस इज व्हाट, दैट इज वास डिफरेंस. वास डिफरेंस में जाएगा स्पर्म, और वास डिफरेंस के बाद कहां जाएगा, वास डिफरेंस के बाद जाएगा यूरेथ्रा में. एक बार फिर से हम यूरेथ्रा में जाएगा तो हम एक बार फिर से क्या देखेंगे, पार्ट्स देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं ना. ये है टेस्टिस, और टेस्टिस के बाद है एपिडाइडमिस, उसके बाद पाथ है वास डिफरेंस. वास डिफरेंस के बाद कौन सा पाथ दिखता है, वास डिफरेंस के बाद ये वाला एक पाथ दिखता है जहां से स्पर्म को ट्रैवल करना है आउटसाइड द बॉडी, एंड दिस पाथ इज कॉल्ड यूरेथ्रा. This path is called urethra. That's it. This will be the passage. Okay. Let's get back to the question to see the answer. Now check the answer. Path of sperm during ejaculation is testes, vas deferens and then urethra. Easy as that. भाई इसका फर्स्ट पार्ट काफी लड्डू क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही इजी. अब हमसे पूछा गया है कि सेकेंड पार्ट में मेंशन द ग्लैंड एंड देयर फंक्शन एसोसिएटेड विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम.
कौन से ग्लैंड्स होते हैं और हार्मोन्स कौन से होते हैं, कौन सा फंक्शन करने वाले हैं, ये सब हमको बताना है। तो उसके लिए हम वापस से जाएंगे कहां पे, डायग्राम में, ठीक है। तो यहां पर देखो ये मैंने ग्लैंड्स बनाए हैं, ये कौन कौन से ग्लैंड हैं, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, और है एक और हिस्सा जो कहलाता है क्या, जो कहलाता है सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। ये दो पार्ट्स हैं जो अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। और उसके बाद हमारे पास था टेस्टिस, है ना। वापस से हम जाते हैं, अगर आपको याद हो जब मैंने फंक्शंस पढ़ाए थे तो टेस्टिस में मैंने पढ़ाया था दैट टेस्टिस इज आल्सो गोइंग टू प्रोड्यूस द मेल हार्मोन दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। और सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं भाई, स्पर्म एक सेल है जिसको काम क्या करना है, जिसको टेस्टिस से निकल के वास डिफरेंस में जाना है, वास डिफरेंस से फिर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी के बाहर जाना है। तो बॉडी के बाहर ये कहां जाएगा, बॉडी के बाहर ये जाएगा into the vagina of the female reproductive system, है ना। वजाइना जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, इसे वहां जाना है so that it goes up into the system and it can fuse with the ovum। ये काम इसको करना था। तो भाई एक सेल है जो एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में जाने वाला है और इस सेल को बहुत सारा काम करना है। जो स्पर्म्स निकलते हैं ना, जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं वो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज होते हैं, इतने सारे सेल्स, और उनको करना है मूव और अपना रास्ता बनाना है टू रीच अप टू दी ओवम। तो इस सारे प्रोसेस में जो लगेगी वो है क्या, बहुत सारी एनर्जी। तो एनर्जी कहां से आएगी, एनर्जी आती है हमेशा फूड से। तो ये जो न्यूट्रिएंट है ये कहां से आएगा, ये इन्हीं ग्लैंड्स से आएगा। यही पार्ट्स हैं जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, एक चीज। दूसरी चीज, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग होती है दैट इज वजाइना, उसका जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं, स्लाइटली एसिडिक होता है। ऐसा क्यों मैडम, स्लाइटली एसिडिक क्यों होता है, सो दैट देयर इज नो इन्फेक्शन टेकिंग प्लेस, जिससे कि इन्फेक्शंस ना हो, क्योंकि फीमेल्स में होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान दैट पैसेज इज ऑल द टाइम वेट, वो हमेशा मॉइस्ट रहता है। तो क्या होता है वहां पे भाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं और इन्फेक्शन करा सकते हैं। तो ये एक रीजन है कि उसका जो आउटर कंटेंट होता है वहां पर पीएच जो है वो कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक। और ये स्पर्म्स क्या है, These are the cells। और ये सेल्स भाई अगर एसिडिक पीएच में जाएंगे तो कभी सोचा है ये मर भी तो सकते हैं, एसिडिक पीएच में जाके इनके ऊपर असर आ सकता है। तो इसीलिए इस एसिडिक पीएच को थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए, एल्कलाइन बनाने के लिए जो सेक्रीशन होता है एंजाइम का, वो यहीं से होता है, फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल। ये सारे काम करने वाले हैं बाकी के ग्लैंड्स और ये हार्मोन्स प्रोड्यूस होने वाले हैं। लेट्स गेट बैक टू द आंसर। द फर्स्ट थिंग इज टेस्टिस सेक्रीट्स द एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन सेक्रीट करता है। नेक्स्ट थिंग, प्रोस्टेट ग्लैंड सर्व्स टू प्रोवाइड द फोर्स नीडेड फॉर ejaculation। इट सेक्रीट्स थिन मिल्की alkaline fluid that adjusts the pH of seminal fluid and serves in the motility of sperm। भाई लिक्विड क्या करेगा, स्पर्म्स को मूव करने में हेल्प करेगा और पीएच जो चेंज होगा वो यहां से चेंज होगा। फिर आता है कूपर ग्लैंड। द सेक्रीशन lubricates the end of the penis during the sexual intercourse and may contain few sperms। जो एंड होता है पीनस का उसमें lubrication की जरूरत होती है because it has to go into the part of the female reproductive system and that comes from the secretion of Cooper gland। Next thing is seminal vesicle। Seminal vesicle adds alkaline pH। ये भी alkaline pH में हेल्प कर रहा है, दोनों चीजें alkaline pH में हेल्प करेंगी to counteract acidic pH of vagina। मैंने अभी बताया acidic pH of vagina, ये वही बात कर रहे हैं। फ्रक्टोज मतलब कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, म्यूकस एंड कोएगुलेटिंग एंड लोकल एक्टिंग एंजाइम, और ये सारे एंजाइम्स एक्ट करेंगे। तो कोएगुलेटिंग एंड लोकल एक्टिंग एंजाइम का क्या मतलब है कि भाई एक सेक्रीशन जो एक बॉडी से बाहर आ रहा है और दूसरी बॉडी में जा रहा है, तो हो सकता था कि ये जम जाए और ये बाहर ही ना जा पाए। तो भाई ये चीज ना नहीं होनी चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए, उसमें जो वो फ्लूइडिटी है वो इसी चीजों से आएगी। That's it. That is the answer for this question. Let's move on to the next question. Next question says, what changes are observed in the uterus if fertilization does not occur? क्या चेंजेस आएंगे यूटरस में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता? तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उस वक्त कौन से चेंजेस बनने चाहिए, है ना। उसके लिए यूटरस अपने आप को कैसे प्रिपेयर करता है, उसके लिए यूटरस प्रोवाइड करता है कुशनिंग।
cushioning into the uterus, that was called as endometrium. अब ये जो endometrium है यहीं पर आकर जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट होता है, यानी कि रहने लगता है और फिर यहीं पर बड़ा होता है, और उसके पास आपको याद हो तो मैंने बताया था एक शीथ जो है वो डेवलप होती है, एक शीट लाइक कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। और ये सारी चीजें तो प्लेसेंटा तो तब डेवलप होता जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाता। अभी हम यहीं पे रोक देते हैं, अभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, अभी ये जाइगोट ही नहीं बना, अभी ये फ्यूजन ही नहीं हुआ, तब क्या होगा भाई? तब तो थी बस एंडोमेट्रियम, और वो एंडोमेट्रियम के साथ क्या होगा जब उसका कोई यूज ही नहीं है, जब आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो और बहुत सारा डेकोरेशन करते हो, तो डेकोरेशन के बाद क्या करते हो भाई? उसको निकाल के फेंक देते हो। अब यहां पे डेकोरेशन तो कर लिया, बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं हुआ, तो उसको लगा के क्या करोगे? तो वही यूटेरस भी करता है, वो अपनी एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसको निकाल देता है। तो क्या होता है? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, ब्लड वेसल्स, और वो जो ओवम आया था वो किस लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। ये तीनों चीजें टूट जाती हैं, यानी कि डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, और उसके बाद इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग व्हिच इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ? तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, और वो मेंस्ट्रुअल फ्लो किस चीज का होगा? तो वो होगा एंडोमेट्रियम, ब्लड वेसल्स एंड द ओवम। लेट्स चेक द आंसर। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, थिकेंड एंडोमेट्रियम यानी कि inner lining of uterus is disintegrated and sloughed off during menstruation phase. Endometrium is needed to support implantation and nutrition of embryo only under pregnancy, and otherwise is disintegrated and it does not have any function in the non-pregnant female. अब इस endometrium का कोई function नहीं है non pregnant female में, इसीलिए ये सारी चीजें हुई। एक चीज मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताती हूँ कि जब आप इस आंसर को आप लिखोगे तो क्या लिखना है? disintegrated and sloughed off during menstruation phase, और ये लिखना बहुत जरूरी है। मैंने इसको बीच में क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कि ये जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो है, ये जो ब्लीडिंग है, ये जो डिसइंटीग्रेटेड टिश्यू आ रहा है बॉडी से बाहर, इसको लगते हैं 1 to 5 डेज। ठीक है, ये हमारे टेक्स्ट में, बुक्स में लिखा होता है, लेकिन एक्चुअली में कभी कभी 1 to 6 डेज भी हो सकते हैं, 1 to 7 डेज भी हो सकते हैं। अगर ये एक्सटेंड कर जाए पीरियड, है ना, अप्रोक्सीमेटली 1 to 6 डेज, इसके बाद अगर पीरियड एक्सटेंड कर जाए तो दैट इज द सिचुएशन टू बी अलर्ट, क्योंकि अगर ये पीरियड एक्सटेंड करता है तो मतलब वहां कोई ऐसी कंडीशन है जो फ्लो करवा रही है, जो ब्लड फ्लो करवा रही है, विच कैन बी हार्मफुल, है ना। तो ये वाली जो बात है ये इसीलिए आंसर में भी मेंशन करना जरूरी है कि भाई नॉर्मल ब्लड फ्लो इतना होता है, इससे ज्यादा अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, इससे ज्यादा मेंस्ट्रुएशन अगर हो रहा है तो दैट इज एबनॉर्मल। और वो एबनॉर्मलिटी कहां से आती है? वो एबनॉर्मलिटी आती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है फीमेल का, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम से। मतलब ये प्रॉब्लम हो सकती है ओवरी में, ये प्रॉब्लम हो सकती है फेलोपियन ट्यूब में, या ये प्रॉब्लम कहीं यूट्रस में भी हो सकती है, पर यूजुअली ओवरी और फेलोपियन ट्यूब की प्रॉब्लम्स की वजह से ये पीरियड एक्सटेंड होता है। ओके, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस। What would be the ratio of chromosome number between egg and zygote? एग में और जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रहेगा ये पूछा है। हाउ इज द स्पर्म जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द एग? जो स्पर्म है वो एग से अलग कैसे होता है ये बताना है। लेट्स चेक द आंसर। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एग और जाइगोट, हम इसकी बात करेंगे, है ना। एग मतलब कि ओवम, फीमेल गैमीट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, इसके बारे में हमें बताना है। तो भाई एग जो है उसके पास क्रोमोसोम नंबर कितने थे? याद है, क्रोमोसोम नंबर थे 23, ठीक है। और जाइगोट जो है, ये जाइगोट क्या था? ये जाइगोट बना था मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन के बाद। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों के पास थे 23। अब इसके साथ एक और 23 मिल गया, जो कहां से आया? जो आया है स्पर्म में से। तो ओवम के अंदर कितने होते हैं? ओवम के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम। मतलब यह है कि जो एग होता है उसके पास 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, इट हैज 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। और जो जाइगोट होता है उसके पास होते हैं 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो जब 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है तो वो कहलाता है हैप्लॉइड।
वो कहलाता है हैप्लॉइड, और जब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो वो कहलाता है डिप्लॉइड, वो कहलाता है डिप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो एग में थे, दैट वाज 23, इतनी सिचुएशन हैप्लॉइड है। और अगर इस सिचुएशन के साथ ये ऐड हो जाए तो ये सिचुएशन बना लेता है, मतलब ये बना लेता है 46 क्रोमोसोम विच आर प्रेजेंट इन द जायगोट। तो ये डिफरेंस है, एग में कितने हैप्लॉइड, मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज 23। अगर हम इसको बोलें कि ये 1 है तो ये 2 होगा ना, ये हैप्लॉइड था, एक ही था, एक और मिल गया तो ये 2 बन गया, तो दोनों का रेशो कितना हुआ, 1:2 का रेशो हुआ। ये हमारा आंसर बन गया पहले पार्ट का। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर। नेक्स्ट पार्ट सेज हाउ इज द स्पर्म जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द एग। यहां पूछा गया है कि स्पर्म यानी कि मेल गैमीट, मेल रिप्रोडक्टिव सेल कैसे डिफरेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी कि एग से, लेकिन कैसे जेनेटिकली। अब ये नहीं बोलना है कि मैम ओवम जो है वो ऐसा दिखता है शेप में, लेकिन स्पर्म जो है उसके पास टेल होती है, ये वाला डिफरेंस नहीं पूछा है हमने। शेप साइज की बात बिल्कुल नहीं की है, हम जेनेटिकली पूछ रहे हैं कैसे डिफरेंट है। लेट्स सी दैट What happens is, ये है एग यानी कि ओवम और ये है स्पर्म। ठीक है, ये है स्पर्म। अब होता क्या है, स्पर्म जो है और ओवम जो है इनमें डिफरेंस होता है किसको लेकर, इनमें डिफरेंस होता है क्रोमोसोम को लेके। ओवम के पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है और वाई क्रोमोसोम भी हो सकता है। दिस इज द जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन द टू, है ना। इसके पास सिर्फ एक टाइप का क्रोमोसोम होता है, लेकिन स्पर्म जो है वो मिलियन में आते हैं। तो हो सकता है कोई स्पर्म था जो एक्स क्रोमोसोम लेकर आया इसकी तरह, और कोई स्पर्म था जो वाई क्रोमोसोम लेके आया इसकी तरह। अब इसमें से कौन सा वाला स्पर्म जो है वो फ्यूज होगा ओवम से, दिस विल डिसाइड द जेंडर ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू बी बोर्न। अब ये जो है यही डिफरेंस है, क्रोमोसोम का डिफरेंस है। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। अब आंसर देखो, द रेशियो ऑफ क्रोमोसोम नंबर बिटवीन एग एंड इट्स जाइगोट इज 1:2। ये हमने देखा, एग is product of meiosis and hence contains half the chromosome number of its parent cell। ये तो हमें मालूम ही है भाई, meiosis होता है उसमें। zygote is produced of fertilization of male and female gamete। zygote कैसे बनता है, fertilization of male and female gamete के बाद, and therefore contains double the chromosome number of egg cell। इसीलिए egg में कम है और उसका डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है किसमें, जो zygote बनेगा उसमें। नेक्स्ट पार्ट सेज sperm and egg differ from each other in the type of sex chromosome। सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर द स्पर्म कंटेन ईदर एक्स और वाई। स्पर्म में या तो एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है, वही हमने अभी देखा। whereas egg will always have an X क्रोमोसोम, जबकि एग में हमेशा सिर्फ एक्स क्रोमोसोम रहेगा। That's it, this is the answer for this question. Now see the next question. Question number 51 says डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। भाई सबसे इजी चीज यही है पूरे चैप्टर में, है ना। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। मेंशन द साइट एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। हमें बताना है कि जो प्रोडक्ट बना है फर्टिलाइजेशन के बाद वो कहाँ बना है। और ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ पिस्टल शोइंग पोलन ट्यूब ग्रोथ एंड इट्स एंट्री इनटू द ओव्यूल। मतलब हमें पॉलिनेशन का डायग्राम बनाना है। अब देखो ट्विस्ट ये है कि क्वेश्चन में हो सकता है ये डायरेक्टली लिख देते कि आपको बनाना है पॉलिनेशन का डायग्राम, तो वो हो जाता है हमारे लिए बहुत इजी। अब कुछ बच्चे जो है वो यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं और इसीलिए हम कर रहे हैं इतनी प्रैक्टिस। और वो कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि मैडम इसमें लिखा है कि लेबल डायग्राम बनाना है पिस्टल शोइंग पोलन ट्यूब ग्रोथ एंड इट्स एंट्री इनटू द ओव्यूल। तो ये वाला तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, मैंने तो पढ़ा था कि फ्लावर का डायग्राम क्या होता है, पॉलिनेशन का डायग्राम क्या होता है, तो फिर मैं ये वाला कैसे बनाता। दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये चीज कहां से आएगी, ये चीज इसी एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने से आएगी। ओके, नाउ सी
पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या अंतर होता है? पॉलिनेशन क्या होता है कि भाई जो पोलन ग्रेन है वो आया और वो ओवरी और जो स्टाइल और स्टिग्मा था उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो कैसे करेगा? पोलन ग्रेन आ गया, स्टिग्मा पे बैठ गया, स्टिग्मा से उसने बनाया पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से गया ओवरी के अंदर, जहां पे बैठी थी कौन? जहां पे बैठी थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, एग सेल, और उसके साथ वो कर जाएगा फ्यूज। इतना प्रोसेस, फ्यूज होने से पहले तक का जो प्रोसेस है वो कहलाता है पॉलिनेशन, फ्यूज होने के बाद फर्टिलाइजेशन। ये डिफरेंस है ना? तो अब देखते हैं क्या लिखा है। अब लिखा ये है, पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा एंड स्टिग्मा सेम और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट और स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। अब क्या हो सकता है? एक ही प्लांट में हो गया सेल्फ पॉलिनेशन या फिर हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। ये डेफिनेशन तो हमें पता है। और इसका डिफरेंस क्या है फर्टिलाइजेशन से? इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फर्टिलाइजेशन सबसे आसान, इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। दूसरा, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, ये फिजिकली हुआ, या तो हवा के थ्रू पोलन ग्रेन आया या तो फिर कोई बी लेकर आई, इस तरीके से कहीं हिल डुल के बारिश सबके साथ क्या हो गया? पोलन आ गया और वो बैठ गया, उसने पोलन ट्यूब बनाई, ये सब हो गया हमारा फिजिकल प्रोसेस, दैट इज पॉलिनेशन। और फर्टिलाइजेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। वो फ्यूज कैसे हो रहा है ये बायोलॉजी है ना? वो फ्यूज कैसे हो रहा है, दैट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट क्या पूछा था? मेंशन साइट एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन और फिर प्रोडक्ट बताना है। तो कहां पे फर्टिलाइजेशन होता है? डायग्राम देखेंगे, वैसे भी हमें डायग्राम बनाना था तो बना ही लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। क्या होता है? दिस इज द स्टिग्मा और ये है ओवरी, ठीक है? दिस इज स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद स्टाइल और उसके बाद ओवरी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना? अब क्या होगा? ये पोलन ग्रेन आया और पोलन ग्रेन यहां पर बैठ गया और ये पोलन ग्रेन बना लेगा पोलन ट्यूब जो चली जाएगी ओवरी के अंदर। यहाँ पे एक पोर था जिसको बोलते थे माइक्रोपाइल, है ना? इस पोर के अंदर से चली गई पोलन यहाँ पे। तो अब यहाँ बैठी हुई है भाई कौन? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी कि एग, इसके पास आ गया ये पोलन। बस यहाँ पे होने वाला है फर्टिलाइजेशन। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है हमारी? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ओवरी, है ना? अब आगे देखते हैं। The site of fertilization in flower is ovary और जो प्रोडक्ट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो क्या बनता है? हमने बहुत बार इस बारे में बात कर ली है। फर्टिलाइजेशन के बाद एक सेल ओवम, एक सेल पोलन, मतलब भाई एक मेल सेल एक फीमेल सेल, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं टू सेल स्ट्रक्चर जो कहलाता है जाइगोट। जाइगोट जाइगोट ये हमें याद है ना? तो प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहलाता है जाइगोट। इजी था, बहुत कुछ टफ नहीं था, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड द टाइप हाउ यू राइट द आंसर इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद थर्ड चीज हमसे पूछी गई थी, हमें बनाना था डायग्राम। तो डायग्राम यहां पर है आपके लिए और हम बना के भी देख चुके हैं। यहां हमको इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी डायग्राम में? वो होती है उसकी लेबलिंग, है ना? उसके पार्ट्स हमको मार्क करने पड़ेंगे कि भाई हमने क्या बनाया है, तभी तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, है ना? अब देखो क्या हो रहा है। यहां पर हमने बना दिया स्टिग्मा जहां पर पोलन ग्रेन आके स्टिक होगा और हमसे पूछा गया था हमें वो सिचुएशन बतानी है जहां पर पोलन ट्यूब विल एंटर इनटू द ओवरी। तो हमें यह भी दिखाना पड़ेगा कि यहां पर आ गए हैं पोलन, छोटे छोटे पोलन्स आ गए। नाउ आफ्टर दैट इट विल मूव थ्रू द ओवरी। मूव टू द ओवरी कैसे जाएगा? इट विल फॉर्म अ पोलन ट्यूब और देखो ये जो है ये पोलन ट्यूब बना हुआ है और फिर इट विल एंटर इनटू द ओवरी। ओवरी के अंदर चला जाएगा, कहां से? माइक्रोपाइल से। एंड देन द ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? फीमेल जर्म सेल। ये सारी चीजें हमको यहाँ पे बतानी पड़ेंगी डायग्राम ड्रॉ करके और लेबलिंग्स करके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज distinguish between gamete and zygote, explain their role in sexual reproduction। हमें gamete और zygote के बारे में जो डिफरेंस है वो बताना है ना? तो पहला डिफरेंस हमने क्या पढ़ा था? पहला डिफरेंस हमने पढ़ा था कि वो हैप्लॉइड होता है।
गैमीट जो है यानी कि सेक्स सेल जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, इट हैज ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, जबकि जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड होता है, इट हैज टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। और जो गैमीट है इट इज द मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि ये गैमीट है, ठीक है, और गैमीट तभी बोला गया। और जाइगोट जो है वो क्या है, इट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन के बाद बना है। द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट फॉर्म्स द व्हाट, जाइगोट, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। लेट्स चेक इट, व्हाट हैपेंस इज द जर्म सेल दैट आर फ्यूज्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड गैमीट्स। जो जर्म सेल फ्यूज हो रहे हैं वो कहलाते हैं गैमीट। और एग्जांपल देना बहुत जरूरी है, जहां पर जितनी बार कोशिश हो सके स्टूडेंट्स वहां पर हमें एग्जांपल्स देना ही चाहिए। ओके, सो द स्पर्म एंड द ओवा दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम देखते हैं किसको, जाइगोट को। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये प्रोडक्ट बना है फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। नेक्स्ट थिंग, दे आर अनफर्टिलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल, फर्टिलाइज नहीं है ना, अनफर्टिलाइज्ड है। और ये क्या है, जाइगोट इज फर्टिलाइज्ड एग और फर्टिलाइज्ड ओवम। जाइगोट जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बना है। बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस, गैमीट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। देखो मैंने बताया था ना हैप्लॉइड है, लेकिन जो जाइगोट होता है वो कैसा होता है, जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड, क्योंकि ये दो हैप्लॉइड्स को मिला करके बना है, तो ये है डिप्लॉइड। दैट्स इट, दैट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इस क्वेश्चन में हमसे एक और चीज पूछी गई थी कि एक्सप्लेन करना है इनके रोल क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो क्या काम करते हैं, देख अब जो गैमीट है इट टेक्स पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, अभी हमने ये पढ़ा। और जाइगोट जो है वो बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और जाइगोट जो है वो आगे जाके क्या करने वाला है, तो जाइगोट आगे जाके बनेगा एम्ब्रियो, है ना, कई सेल्स में डिवाइड करेगा, सेल्स फॉर्म, टिश्यू, टिश्यू फॉर्म ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद एक नए ऑर्गेनिज्म में बन जाएगा। और दूसरी चीज, जाइगोट कहां पर रहता है और गैमीट्स कहां पर रहते हैं, गैमीट फीमेल के अंदर ओवरी में और मेल के अंदर टेस्टिस में। लेकिन जाइगोट जो बनता है वो कहां बनता है, वो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऐसा एक डायग्राम था, वहां पे यहां ओवरी थी, ये फेलोपियन ट्यूब थी, तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, तो वहीं पर रहेगा कौन, वहां पर रहेगा जाइगोट। लेट्स चेक इट। इंपॉर्टेंस ऑफ गैमीट एंड जाइगोट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज इट? Gametes are product of meiosis and hence carry half the chromosome number as that of parent cell। एक बात तो ये है कि जो गैमीट्स हैं वो मियोसिस के बाद बनते हैं, तो वो हैप्लॉइड होते हैं, तो उनमें एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, ये तो हमने पढ़ा। दिस क्रोमोसोम नंबर इज रेस्टोर्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। और ये रेस्टोर हो जाता है, रेस्टोर क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, पेरेंट में जो सेट था वो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम था, है ना, था, और ये जब गैमीट बनाएगा तो हो जाता है हाफ, तो हाफ हो गया। अब वापस से एक ऑर्गेनिज्म में इसको फिर से 2 सेट होना है, तो वो कैसे होता है, वो 2 गैमीट्स मिलकर के होते हैं, ठीक है, एक बात वो। तीसरा, हेंस गैमीट एंड जाइगोट आर द 2 phases ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प मेंटेन द कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर इन ईच स्पीशीज। जो क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि ये क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट बनाए रखता है पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के अंदर। दैट्स इट, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Draw the diagram of a flower and label the 4 whorls. Write the names of gametes producing organ in the flower. हमें डायग्राम बनाना है फ्लावर का और उसमें बताने हैं हमको 4 वर्ल्स। तो मैडम वर्ल्स का मतलब बताओ, तब तो हम डायग्राम बनाए। तो वर्ल्स का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ समथिंग। वर्ल्स मतलब होता है सेट ऑफ समथिंग। तो फ्लावर में सेट ऑफ क्या हो सकता है, सेट ऑफ पेटल्स हो सकता है, सेट ऑफ सेपल्स हो सकता है ना, जो हमने कैलिक्स और कोरोला पढ़ा था, हमें वही यहां पर बनाना है। और उसके बाद सेट ऑफ लीव्स को भी वर्ल्स कहते हैं, दिस इज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ओके। और उसके बाद हमें बताना है नेम्स ऑफ गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन द फ्लावर। जो गैमीट्स हैं वो फ्लावर में कहां प्रोड्यूस होते हैं वो बताना है। तो पहले हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। सी, दिस इज अ वेल लेबल्ड डायग्राम फॉर द फ्लावर, जहां पर वर्ल मतलब कि कई सारी ग्रीन कलर की सेपल्स ने मिल करके बनाया कैलिक्स, ठीक है।
उसके बाद हम अपर पोर्शन में अगर देखें तो बहुत सारी पेटल्स ने मिल करके, पेटल्स कैसी होती है, बहुत सारी होती है। अच्छा बहुत सारी होती है मतलब कितनी होती हैं, हो सकता है कि भाई 3 हो सकता है 5 हो सकता है 7 हो। तो ये जो अलग अलग नंबर होता है ना, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और वो रीजन क्या है, वो डिपेंड करता है कि ये प्लांट मोनोकॉट है या डाइकॉट है। ठीक है, ये जो मोनोकॉट और डाइकॉट है ये भी हम अपने लोअर स्टैंडर्ड से पढ़कर आए हैं। तो वो जो ट्राइमेरस पेंटामेरस फ्लावर्स होते थे ना, बस वो जो ट्राई और पेंटामेरस मतलब कि 3 लीव्स या 5 लीव्स होती थी, वो लीव्स हमको यहाँ नंबर बनाना है तो उसको बोल रहे हैं व्हर्ल। और जब बहुत सारी पेटल्स बन जाती हैं तो वो मिल करके कहलाता है कोरोला। ये हमने दूसरा पार्ट बनाया। उसके बाद हम फीमेल पार्ट यानी कि गाइनोशियम बनाते हैं, जहां हम बनाते हैं ये एक स्टिग्मा, वो जो अपन ने भी पॉलिनेशन में डायग्राम बनाया था, स्टिग्मा और फिर ये स्टाइल और फिर ओवरी। तो यहाँ पर है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और फिर ये तो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव क्या है, एंथर और फिलामेंट। तो भाई कहां से प्रोड्यूस होते हैं फीमेल और मेल गैमीट, वो चीज कहां से है, मेल पार्ट से होगा यानी कि एंथर से होगा मेल रिप्रोडक्टिव सेल, और फीमेल पार्ट यानी ओवरी से होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। ओके, लेट्स सी। कैलेक्स व्हर्ल ऑफ सेपल बताया मैंने, कोरोला वर्ल्स ऑफ पेटल बताया मैंने, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, और एंथर सर्व एज मेल गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन व्हाइल ओवरी सर्व्स एज फीमेल गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन द फ्लावर। ये भी हमने पढ़ा, बहुत इजी क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so next question is about placenta. What is placenta? Mention its role during pregnancy. प्लासेंटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी मैंने मेंस्ट्रुअल वाले क्वेश्चन में पूरी कहानी आपको बताई थी, है ना। तो प्लासेंटा भी हमारे दिमाग में क्लियर है, रिवाइज कर लेते हैं। प्लासेंटा क्या होता है, प्लासेंटा एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डेवलप होता है एक ऑर्गेनिज्म। तो जब मदर की बॉडी के अंदर एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है तो सोचो उसको कहीं ना कहीं किसी बैग में रखना पड़ेगा, और उस बैग को बोलते हैं प्लासेंटा। और उसका काम क्या है, उस बैग के पास होती है विलाई, अंदर साइड और बाहर साइड, है ना। तो अब ये विलाई क्या करेंगे, ये विलाई करेंगी एक्सचेंज। ये किसका एक्सचेंज करेंगे, ये करेंगी एक्सचेंज फूड का, क्योंकि भाई जो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है उसको खाना भी तो चाहिए। ये एक्सचेंज करेंगी ऑक्सीजन का, वाटर का, उसको भी ये सारी चीजें चाहिए। और फिर भाई जब कोई इतनी सारी चीजें लेगा तो कुछ तो बाय प्रोडक्ट निकलेगा ना, कुछ तो एक्सक्रीट आउट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो वो प्रोडक्ट कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, वो प्रोडक्ट भी ट्रांसपोर्ट होगा प्लासेंटा से। और वो जब प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होगा तो वो वापस से फीमेल बॉडी के पास जाएगा यानी कि मदर के बॉडी के पास जाएगा, और फिर वो इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट। ये सारी कहानी किसने करी, ये सारी कहानी करी प्लासेंटा ने। तो ट्रांसपोर्ट जो होता है बिटवीन द न्यू ऑर्गेनिज्म एंड द मदर, इट इज थ्रू द प्लासेंटा, दैट्स इट। और इस प्लासेंटा का मैडम बाद में क्या होता होगा, व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज बोर्न। कभी ये सोचा चलो वो बन तो गया बॉडी के अंदर, अब बाद में आखिर में उसका होना क्या है। तो होता ये है कि जब डिलीवरी होती है, when the newborn baby comes out of the body of the female, जब वो न्यूबॉर्न अपनी मदर की बॉडी से बाहर आता है तो जो कॉन्ट्रैक्शन चल रहा होता है ना मसल्स का, वो चलता रहता है, वो बंद नहीं होता। इवन द ऑर्गेनिज्म कम्स आउट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल मतलब मसल में एक्टिविटी चलती रहती है। क्यों चलती रह रही है, अब वो ऑर्गेनिज्म तो बाहर आ गया, बंद हो जानी चाहिए थी, भाई बंद नहीं हुई, वो चलती रही। वो तब तक चलेगी जब तक वो प्लासेंटा बाहर ना आ जाए। तो व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज बोर्न, उसके साथ वो बैग जो है, जो प्लासेंटा जिसने उसका इतना सारा काम किया, वो भी बाहर आ जाता है मदर की बॉडी से। दिस इज ऑल अबाउट प्लासेंटा। नाउ सी, followed by fertilization, placenta is developed, which serves to provide nutrition and oxygen to developing embryo from the mother's blood. It is a disc embedded in the uterine wall that contains villi, है ना, villi थी अपन ने अभी देखा, on the embryo side of the tissue, while the blood spaces surrounding the villi are present on the mother's side. blood वाला साइड मदर की साइड क्यों है, इसीलिए कि भाई ट्रांसपोर्ट होने में वो हेल्प करेगा। दूसरी चीज, embryo is connected to the placenta by umbilical cord, a tube like structure. और ये जो प्लासेंटा एक बैग है, ये फीटस के अंदर के एम्ब्रियो के साथ यानी कि ऑर्गेनिज्म जो बाद में बन गया उसके
उसके साथ ये कनेक्टेड कैसे है, उसके साथ ये कनेक्टेड है अम्बिलिकल कॉर्ड से, जो एक ऐसा ट्यूब होता है। और स्टूडेंट्स ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है आज की साइंस, आज की बायोलॉजी के हिसाब से। और वो क्या है, दिस स्टेम सेल्स प्रोवाइड करता है अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ये प्रोवाइड करता है स्टेम सेल्स, जिनमें बहुत अच्छी पावर होती है। कौन सी पावर होती है, उसमें होती है पावर कि वो रीजनरेट कर सकता है, यानी कि दोबारा दोबारा नए सेल्स बना सकता है। और जब ये दोबारा नए सेल्स बना सकता है तो फिर भाई ये इम्यूनिटी भी स्ट्रांग करता है। और अगर ये इम्यूनिटी स्ट्रांग कर रहा है, अगर ये नए सेल्स बना रहा है, तो मतलब ये हमको प्रोटेक्ट करेगा आगे होने वाली डिसीजेस से। इसीलिए आजकल वो देखा है ऐश्वर्या राय वाला ऐड आता है, अम्बिलिकल कॉर्ड में से स्टेम सेल निकाल के रख लेना, बाद में फिर वो हेल्प करेगा। तो ये जो स्टेम सेल निकाल के रख लिया अम्बिलिकल कॉर्ड में से, जो बाद में हेल्प करने वाले हैं, ये हेल्प किससे करेंगे, टू फाइट द डिसीजेस। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी साइंस टू नो। उसके बाद प्लासेंटा सर्व्स टू फुलफिल ऑल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ये सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो बाय सप्लाइंग फूड एंड ऑक्सीजन। क्या सप्लाई करता है, फूड और ऑक्सीजन फ्रॉम मदर्स ब्लड टू द एम्ब्रियो। वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो आर रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लासेंटा। इतना काम हम पढ़ चुके हैं, इतनी बात हम देख चुके हैं, किसके बारे में, प्लासेंटा के बारे में। तो जब हम इस आंसर को लिखना स्टार्ट करेंगे तो पहले तो हम ये बताएंगे प्लासेंटा है क्या, है ना, कहां प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, किस फॉर्म में, शीत के फॉर्म में प्रेजेंट है, विलाई है, स्ट्रक्चर बता दिया, कनेक्टेड कैसे है ऑर्गेनिज्म से वो बता दिया। उसके बाद काम क्या कर रहा है वो बताएंगे। काम दो टाइप के कर रहा है, एक अच्छा और दूसरा भी बहुत ही अच्छा है। एक अच्छा काम ये है कि वो सारी खाने पीने की चीजें दे रहा है, और दूसरा अच्छा काम ये है कि भाई वेस्ट भी ले आया, तो ये एक्सचेंज कर रहा है। इतनी बातों से हमारा प्लासेंटा का आंसर होता है खत्म। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, what are various ways to avoid pregnancy? Elaborate any one method. क्या तरीके हो सकते हैं टू स्टॉप द प्रेगनेंसी, कि हम प्रेगनेंसी होने ना दें। तो प्रेगनेंसी होती कब है, प्रेगनेंसी तब होती है जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट का। तो बेसिकली हमें करना क्या है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए हमें करना है इस फ्यूजन को स्टॉप, हमें ये फ्यूजन ही नहीं होने देना है। तो अब हम ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमने फिजिकल मेथड, बैरियर मेथड और केमिकल मेथड्स पढ़े थे, सर्जिकल मेथड। तो इनका क्या मतलब है, हमने जो मैकेनिकल बैरियर मेथड पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमको कोई मैकेनिकल बैरियर, मतलब कुछ बीच में ऐसा बैरियर लगा देना है कि ये जो फ्यूजन है ये ना हो सके। तो उसके लिए मैकेनिकल बैरियर्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं हमने पढ़ा था, वो सर्वाइकल कैप्स के फॉर्म में होते हैं, वो कॉन्डम्स के फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट थिंग जो हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, केमिकल मेथड क्या है। केमिकल मेथड में मतलब हम कुछ ऐसा केमिकल दे रहे हैं जिससे क्या हुआ, जिससे ये जो स्पर्म्स और फ्यूजन होने वाला था गैमीट्स का, स्पर्म्स का और ओवम का, ये नहीं हो। और बेसिकली होता क्या है वहां पर, ये जो हम केमिकल्स देते हैं, इन केमिकल से या तो स्पर्म्स इफेक्ट हो जाते हैं या तो ओवम इफेक्ट हो जाता है। और कभी सोचा है इस केमिकल में क्या हो सकता है, किसी भी मेडिसिन को अगर आप खा रहे हो, किसी भी पर्पस से यूज कर रहे हो, या आपके घर में कोई यूज कर रहा है, तो इतनी जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि भाई वो चीज क्या है, चाहे वो डायबिटीज की मेडिसिन हो, चाहे वो फीवर की मेडिसिन हो, चाहे वो कोई एंटीबायोटिक हो, है ना, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हो। बहुत सारे लोगों के घर में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, तो हमेशा पता होना चाहिए। उसी तरीके से ये जो मेडिसिन होती हैं, इनमें क्या होता है, इनमें होता है हार्मोन, ठीक है, इनमें होता है हार्मोन जो क्या करेगा, जो प्रेगनेंसी नहीं होने देगा, मतलब जो डिसइंटीग्रेशन करा देगा, तोड़फोड़ करा देगा यूट्राइन में, और तोड़फोड़ होगी तो स्पर्म्स भी बाहर, ओवम भी बाहर, ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो भाई प्रेगनेंसी नहीं हुई। नेक्स्ट थिंग जो हमने पढ़ी थी वो हमने क्या पढ़ी थी, डिवाइसेस कुछ यूज करते हैं, मतलब कि जैसे वो कॉपर टी वाला डिवाइस होता है, उसमें कॉपर होता है, तो वो कॉपर टी डिवाइस जो है वो यूट्रस से, मतलब वेजाइना के थ्रू अंदर डाल देते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। क्यों डाल देते हैं, ताकि वहां पर फिर से एक शीट बन जाएगी और फेलोपियन ट्यूब का रास्ता ब्लॉक हो गया। अब फेलोपियन ट्यूब का रास्ता ब्लॉक हो गया तो भाई ओवम ही नहीं आ पाएगा, ओवम नहीं आएगा तो फिर फ्यूजन नहीं होगा। एंड नेक्स्ट थिंग वाज द सर्जिकल मेथड, मतलब हमको यहाँ कुछ सर्जरी करनी है। और वो सर्जरी क्या हो सकती है, वो सर्जरी ये है कि जो ट्यूब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनके रिस्पेक्टिव गैमीट्स या फिर सेक्स सेल्स लेकर आ रहा है, उसको हमें करना है ब्लॉक। तो हम क्या करेंगे भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन लेके आया था, फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट लेके आया था, तो हमने उसको कट किया,
ठीक है, और ऐसी पतली सी ट्यूब रहती है, उसको कट किया और कट करके उसको नॉट कर दिया, मतलब हमने रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब जब हमने ब्लॉक कर दिया तो सामने वाला आपको देख नहीं पाता है, रास्ता खत्म हो जाता है, तो भाई ये ओवम बाहर नहीं आ पाएगा ओवरी से। और अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो वहां पे टेस्टिस से याद है वास्ट डिफरेंस लेकर आ रहा था, यूरेथ्रा के पास दे रहा था, अभी हमने पाथ ऑफ इजैकुलेशन जब पढ़ा था। तो ये जो टेस्टिस है जिसके पास है स्पर्म, इसका जो रास्ता है वास्ट डिफरेंस, वो वास्ट डिफरेंस को हमें करना है कट, और कट करके वापस से, वो भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही था, कट करके हमने उसको भी सीज कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर देंगे तो भाई ये जो स्पर्म है ये बाहर ही नहीं आएगा बॉडी से। और अगर ऐसा होगा तो मेटिंग के दौरान जब गैमीट्स रिलीज नहीं होंगे तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी। दैट्स इट, लेट्स चेक द आंसर। मेथड टू अवॉइड अनडिजायर्ड प्रेगनेंसी आर कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग, है ना, तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। इट includes what? Mechanical barrier that prevent arrival of sperm to the egg, that is condom. नेक्स्ट थिंग इज केमिकल ड्रग, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, स्मॉल डोसेज ऑफ फीमेल हार्मोन, देखो मैंने बोला था हार्मोन होता है दैट प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ एग, जो एग को आने नहीं देता। लूप और कॉपर टी, फिजिकल डिवाइस है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, मैंने बताया वो कैसे वर्क करेगी। और सर्जिकल मेथड है परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन बाय वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी होती है मेल्स में वास्ट डिफरेंस के अंदर, और ट्यूबेक्टॉमी होती है किसमें, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब में फीमेल के अंदर। और इसके बाद हमें करना था इलैबोरेट कोई एक मेथड, तो हम सर्जिकल मेथड को करते हैं इलैबोरेट। तो इसको हमने कैसे किया इलैबोरेट, भाई हमने रास्ता कट किया, सीज किया, ब्लॉक किया, तो भाई फ्यूजन ही नहीं हुआ। लेट्स चेक दैट नाउ। Surgical method. Vasectomy refers to surgical method in which vas difference in human males are cut and sealed to prevent pregnancy by making seminal fluid devoid of sperm. अब जो seminal fluid, क्योंकि seminal fluid किससे आ रहा था, seminal vesicle, prostate gland, Cooper gland, इन सब से आ रहा था ना, तो हम ये सब तो आएगा, इनका secretion तो होगा, लेकिन उसमें sperms नहीं होंगे, ठीक है। उसका मतलब ये है ट्यूबेक्टॉमी refers to surgical process in which oviduct in human females are cut and sealed to prevent pregnancy by inhibiting release of egg. यहां पर हमने क्या किया, ओविडक्ट को कट किया, सील किया और एग को बाहर नहीं आने दिया, और अगर एग बाहर नहीं आएगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। That's it. We'll move on to the next question. How does fertilization take place? Fertilization होता कैसे है? Fertilization occurs once in a month. Comment, एक ही बार क्यों होता है महीने में fertilization, 3-4 बार क्यों नहीं हो पा रहा? तो fertilization जब से चैप्टर स्टार्ट किया तो हम यही पढ़ रहे हैं। तो fertilization होता है क्या? Fusion of male and female gamete to form zygote. Zygote will later form embryo, और embryo से बनेगा एक new offspring in the form of a baby, है ना। ये सब हुआ सेल डिविजन, ये हुआ fertilization। ये प्रोसेस तो हमें मालूम है। नेक्स्ट पार्ट जहां मार्क्स गेन करने हैं, क्योंकि हम लूज कर सकते थे, वो पार्ट क्या है, फर्टिलाइजेशन अकर्स वंस इन अ मंथ। ऐसा क्यों है कि मंथ में एक ही बार फर्टिलाइजेशन हो सकता है? अगर आपको याद है, मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाते वक्त बताया था क्या, कि जो ओवम है वो दोनों ओवरीज में से एक बार रिलीज होता है ना। तो एक बार राइट साइड वाली ओवरी से, एक बार लेफ्ट साइड वाली ओवरी से, ऐसे ऐसे करके, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई पार्शियलिटी नहीं है, एक 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 ओवरी में से ओवम रिलीज होता है। लेकिन वो हर एक साइकिल में, मतलब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही रिलीज होता है ना। एक बार ये कर रही है, एक बार ये कर रही है, लेकिन एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद। तो एक बार में ओवरी में से एक ही एग रिलीज होता है, और जब एक ही एग रिलीज होता है तो वहां पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बस एक ही एग है। अब फर्टिलाइजेशन उसके साथ हो गया तो ठीक है, दोबारा फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि दूसरा तो ओवम ही नहीं है। जब दूसरा ओवम ही नहीं होगा तो स्पर्म्स भले ही मिलियंस में आ रहे हो, फ्यूज ही नहीं हो पाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। ये रीजन है दैट इट हैपेंस इन अ मंथ ओनली। ओके, लेट्स चेक द आंसर। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट स्पर्म एंड फीमेल गैमीट एग इन फैलोपियन ट्यूब, दैट इज ओविडक्ट, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यस, यू नो दैट द प्रोसेस स्टार्ट्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस ऑफ मेल into the vagina of the woman through penis during copulation or mating. Copulation और mating मतलब, copulation और mating एक ही चीज है, जहां पर क्या होगा कि जो पीनस है इट विल एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और वहां पे किस पार्ट में, वजाइना में, टू इजैकुलेट और टू डिलीवर दी स्पर्म्स ओवर देयर, एंड देन हाईली एक्टिव एंड मोबाइल स्पर्म्स
पास फ्रॉम सर्विक्स थ्रू यूटरस इनटू ओविडक्ट। और तुम्हें याद है फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन होता है किसके अंदर, वो एक ऐसे था ना फेलोपियन ट्यूब के अंदर, तो वही फेलोपियन ट्यूब में होता है, यही बात लिखी गई। In female and releases ovum in the oviduct irrespective of release of millions of sperm into the vagina at one time। एक बार में millions of sperm release होते हैं, ये हमने पढ़ा। Only one sperm fuses with the ovum in the oviduct oviduct to form zygote, that is fertilization। और ये fertilization का प्रोसेस, ये जो फ्यूजन हुआ ये कैसे हुआ, एक बार उसको देखो, वो बहुत जरूरी है। कहानी अगर दिमाग में क्लियर रहेगी तो आंसर लिखना आसान होगा। ये है ओवम, ठीक है, ओवम, ओवम यानी कि फीमेल एग, और ओवम के साथ जब फ्यूज होगा स्पर्म, है ना, तो स्पर्म जो है वो ऐसा होता है, ऐसा एक हेड है, उसके बाद इसके पास एक नेक है, और इस नेक के बाद इसके पास है एक टेल, ठीक है। अब होता क्या है, यहां पर होता है न्यूक्लियस जिसमें जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम्स है, एवरीथिंग। इस नेक में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ऐसा हमने पढ़ा है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ क्या काम कर रहा है भाई, स्पर्म को इतना सारा ट्रैवल करके जाना है, चल के जाना है, उसे एनर्जी तो चाहिए, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद यहाँ पर ऊपर एक बल्ज्ड आउट पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। ये एक्रोसोम एक एंजाइम होता है, यानी कि प्रोटीन बेसिकली एक एंजाइम है, और वो एंजाइम क्या काम करता है, ब्रेकडाउन का। तो किसको ब्रेक डाउन करेगा, जैसे ही इसको फ्यूज होना होगा ओवम के साथ, सपोज यहां इसे ओवम के साथ फ्यूज होना है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, ये ओवम की वॉल तोड़नी पड़ेगी, और उसके बाद ही ये ओवम के अंदर जा सकता है फ्यूजन के लिए। तो ये वॉल तोड़ने का काम करता है एक्रोसोम, और ये है भाई स्पर्म की टेल जो मूव करने में हेल्प करेगी। ये हेड, ये नेक और ये टेल। हेड का क्या काम है, हेड में है एक्रोसोम जो क्या करेगा, ओवम की वॉल को डिसइंटीग्रेट करेगा, तोड़ेगा और ओवम के साथ फ्यूज हो जाएगा। हेड के पास क्या है, और दूसरा प्रोग्राम इसमें अंदर डला हुआ है, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करेगा, क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमोसोम, इंफॉर्मेशन पूरी लेके आया है। नेक क्या करेगा, नेक के पास है माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी देगा टू हेल्प द स्पर्म टू मूव फ्रॉम वेजाइना टू सर्विक्स टू यूट्रस एंड टू फेलोपियन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन। और टेल क्या काम कर रही है, ये हमें मालूम है ना, मूव कर लिया, अभी हमने देख लिया। अब इसके बाद ये हो गई, ये ओविडक्ट से कहानी, वेजाइना से कैसे कैसे गया स्पर्म। नाउ ओव्यूलेशन इज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इनटू ओविडक्ट एंड टेक प्लेस ओनली वंस इन अ मंथ, दैट इज 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। महीने में एक बार ओवरी में से एग रिलीज होता है, तो उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और कब रिलीज होता है, 14th डे में। हेंस फर्टिलाइजेशन कैन अकर ओनली वंस इन अ मंथ, इसीलिए फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक बार ही हो सकता है मंथ में। That's it. That's the answer for this question. Moving on to the next question. Next question says, reproduction is essentially a phenomena that is not for survival of individual but for stability of species justify। इनका कहना है reproduction एक ऐसा process है जो necessary नहीं है जिंदा रहने के लिए, बिल्कुल नहीं है। हम कहाँ कहते हैं reproduction जरूरी है जिंदा रहने के लिए, भाई जिंदा रहने के लिए जरूरी है respiration, transportation, digestion, excretion, ये वाले जो process हैं ये necessary हैं। जो reproduction है उसका importance क्या है कि ये स्पीशीज के अंदर उनकी पॉपुलेशन मेंटेन रखता है। पॉपुलेशन मेंटेन रखने का क्या मतलब है, न्यू ऑर्गेनिजम्स आते जा रहे हैं इन स्पाइट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स गोइंग अवे, है ना। जो बर्थ और डेथ का प्रोसेस होता है, जो बर्थ और डेथ का प्रोसेस होता है, उससे क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स विल डाई वन डे। तो वो अब नए ऑर्गेनिज्म आना जरूरी नहीं, तो स्पीशीज खत्म हो जाती। नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड वगैरह आ जाए तो फिर स्पीशीज खत्म हो जाती है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले इस बारे में बात करी थी। वैसी ही कुछ चीजें कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं। तो फिर अगर नए ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहे होते, अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा होता, तो फिर तो स्पीशीज खत्म हो जाती। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो मार देते हैं, तो हमने पढ़ा था प्रीडेटर्स हैं जो मार दे रहे हैं, नेचुरल कैलामिटी है मतलब फ्लड सुनामी वगैरह जो मार दे रहे हैं, बर्थ और डेथ का जो साइकिल है वो मार दे रहा है ऑर्गेनिजम्स को, नेचर सिलेक्ट कर रहा है, नेचुरल सिलेक्शन एक तरीका है, भाई खाना नहीं मिल रहा नेचर में से तो भी मर सकता है इंसान। तो इन सब चीजों से भाई ऑर्गेनिज्म अगर खत्म हो रहा है तो न्यू ऑर्गेनिज्म कहां से आएगा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन।
ठीक है, और इसी का हमको जस्टिफिकेशन मांगा गया था, यही हम समझाएंगे। और रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जहां पे ऑर्गेनिज्म डेवलप्स द पर्सन ऑफ इट्स ओन काइंड। सी, ईच स्पीशीज फेसेस मेनी फोर्सेस दैट रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल कॉन्स्टेंटली, सो सम ऑफ देम आर नेमली स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, कॉम्पिटिशन फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, प्रीडेशन, नेचुरल साइकिल, एजिंग एंड डेथ का, एंड एनी नेचुरल कैलामिटीज एक्सेट्रा। All these natural forces reduce the number of individual per species. Or reproduction is the process of producing of one of own kind. It includes production of offspring having both similarities and variations among themselves. जिनमें similarity भी है, variation भी है, sexual reproduction में ये होता ही है, from their parents. Further, the process of DNA replication and its inheritance to offspring ensures production of own kind only. That's it. That is the thing that you need to mention in the answer. Therefore, reproduction not only restore the number of individual removed, ना कि वो सिर्फ जो individuals मर रहे हैं उनका restoration कर रहे हैं from the species by above mentioned process, but also maintain heredity of genetic characters. एक heredity चली आ रही है जो अच्छे characters pass on कर रही है from one generation to the other. Introduction of variation as needed for continuity and stability of species. Without it, all the existing species will diminish soon and life will come to an end. अगर ये सारा process नहीं हो रहा होता तो क्या हो सकता था? Life would have come to the end, मतलब extinct हो सकती थी, species खत्म हो सकती थी और आगे new organisms नहीं बनते. That's it. That is the answer for this question. Next question says describe sexually transmitted diseases and mention the ways to prevent them. अब भाई sexually transmitted diseases मैंने आपको पढ़ाई थी दो टाइप की, एक बैक्टीरियल होती है, एक वायरल होती है। बैक्टीरियल कौन सी होती हैं? गोनोरिया, सिफिलिस। वायरल कौन सी होती हैं? HIV, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। तो अब ये जो डिसीजेज हैं इसमें एक बात पता होना चाहिए, वो क्या है कि ये जो वायरल डिसीज होती हैं, वायरस के अगेंस्ट मेडिसिन कम काम करती है ना, क्योंकि उनका कोई पाथवे नहीं होता, साइकिल नहीं होती जिसमें भाई हम उसको मार सके, तो वायरस के लिए मेडिसिन कम काम करती है। लेकिन जो बैक्टीरिया है उसमें हम अपने पास है एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक मेडिसिन। तो ये जो बैक्टीरियल डिसीज है इनको हम क्योर कर सकते हैं और वायरल डिसीजेस को हम क्योर नहीं कर सकते। अब ये डिसीजेस ना हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए द वन कैन प्रिवेंट दिस डिसीज बाय यूजिंग व्हाट? बैरियर्स। बैरियर्स मतलब कि जो सीमेन है यानी कि जो फ्लूइड है वो जो एक्सचेंज ना हो सके, है ना, तो फिर ये डिसीज नहीं होगी। दूसरा, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। मल्टीपल मेटिंग पार्टनर्स से क्या होता है भाई, अगर एक को कोई बैक्टीरियल डिसीजेस या सिफिलिस थी और एक के हैं मल्टीपल पार्टनर्स, तो भाई ये भी तो ले जाके दूसरों को दे सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं टू अवॉइड द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। लेट्स सी द आंसर। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस आर द इन्फेक्शियस डिसीजेस दैट आर ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल intercourse from infected partner. Example, bacterial infections like gonorrhea, syphilis, viral infections like warts, HIV, STD caused by bacterial infection that is chlamydia, gonorrhea and syphilis are treatable with antibiotics. यही बात हमने अभी करी। To prevent STDs, following precautions can be taken. क्या precautions? Practice involving protected sexual intercourse, reduce risk in STDs and avoid multiple sex partners and maintain personal hygiene. These are the factors which are important to prevent the sexually transmitted diseases. That's all. These were all the questions that we need to practice in exemplar part, right? So we are done with these questions. Keep on practicing the questions. We'll meet in this next session in the next video with a new topic, and let's end it here. But you are not going to end it here. You're going to practice more questions. Thank you so much. But before that, what is important is we at Magnet Brains provide you 100% free education platform from kindergarten to 12th. You need to do is, आपको क्या करना है? आपको करना है वीडियो को like and you need to subscribe the channel, and also you need to share this video with all your friends, all your siblings and everyone around the age of kindergarten to 12th. उन्हें आपको करना है suggest that we are providing this education free. Thank you so much.